Dear students, now we will study about the solid angle. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमने पहले एक टर्म पढ़ रखी है जिसको हम कहते हैं एंगल, और इस एंगल को हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं। एक में हम बताते हैं दिस इज नथिंग बट द इंक्लिनेशन बिटवीन द टू लाइंस, और इसकी एक दूसरी डेफिनेशन आती है जिस डेफिनेशन में हम बताते हैं कि एंगल कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द आर्क एंड रेडियस। अगर ये कोई एक सर्कल है और इस जिसकी की रेडियस r है एंड ये इसने आर्क यहाँ पर काट रखी है s, तो इस केस में जो ये एंगल बन करके आता है, इस एंगल की वैल्यू थीटा इज इक्वल टू s अपॉन r आती है, और इसकी जो यूनिट आती है वो यहाँ रेडियन आती है। ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मैं इस रिंग को घुमा देता हूँ, देन ये जो रिंग है एक क्या करेगी कि स्फेरिकल शेल में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो इसने जो यहाँ से घूमने के बाद ये हिस्सा बनेगा, दिस विल कन्वर्ट इनटू नथिंग बट अ काइंड ऑफ अ सेक्शन, और इसको मैं कहूंगा अब एरिया सेगमेंट। और अब मैं कहूंगा कि अब यहाँ पर इस एंगल को डिफाइन करने के लिए मुझे यहाँ पर इस रिजल्ट को मैं बताने के लिए बताऊंगा, क्योंकि इट विल बी लाइक अ कोन, जैसे हम लोगों ने दिखाई सॉफ्टी हम लोग खाते हैं, उसका एक कोन होता है, तो उसके कोन जैसा एक स्ट्रक्चर बनेगा, और उस केस में इसका जो ओपन वाला एरिया है दैट विल बी टेकन एज द एरिया सेगमेंट, और यहाँ ये जो हिस्सा बनेगा ये सॉलिड एंगल कहलाएगा। और सॉलिड एंगल इज डिफाइंड एज नथिंग बट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द सेगमेंट विथ स्क्वायर ऑफ द रेडियस। और इस केस में क्योंकि दोनों की यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर, तो क्या हो गया, ये जो क्वांटिटी हमारी आती है ये डायमेंशन लेस होती है, लेकिन डायमेंशन लेस होने के बाद भी यूनिट लेस नहीं होती, क्योंकि इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन, और इसको हम शॉर्ट में SR से डिनोट करते हैं। तो ये बात हम कहते हैं कि ये हमारे पास सॉलिड एंगल के बारे में बात चल रही है। इसी में मैं बात कहूँ कि अगर ये कोई एक क्लोज यानी कि सरफेस है, यानी कि कंप्लीट स्फीयर अगर मैं ले लूँ, तो कंप्लीट स्फीयर की वजह से सेंटर पर बनने वाला जो टोटल सॉलिड एंगल है, जिसको यूजुअली हम ओमेगा से या स्मॉल एंगल को डी ओमेगा से डिनोट करते हैं, तो इस केस में ओमेगा की जो वैल्यू आएगी वो 4 पाई r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, यानी कि 4 पाई स्टेरेडियन के बराबर हो जाएगी। अब इसमें हमारे पास एक बात आती है कि अगर मान लीजिए कि मैं इस सेगमेंट को फ्लिप करके थोड़ा सा क्या करता हूं, बाहर की ओर निकाल देता हूं, व्हाट आई डू, आई सिंपली टेक इट आउट एंड इसको मैं फ्लिप कर देता हूं। मान लीजिए कि मैंने इसको बाहर लिया और मैंने इसे यहाँ फ्लिप कर दिया, तो अब मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस स्फीयर के सेंटर पर अभी भी इसका सॉलिड एंगल सेम है? डेफिनेटली नॉट, ये चेंज हो गया, और इसकी चेंज एंगल की जो वैल्यू होगी वो कुछ इस तरीके से हमें दिख रही होगी। तो इसमें हम एक काम करते हैं कि हम ये कहते हैं कि जो इसका ओरिजिनल एरिया था इस पे हम इसका प्रोजेक्शन निकाल दें, तो इस प्रोजेक्शन का जो एरिया सॉलिड एंगल बनेगा वही इस फ्लिप्ड सरफेस का इस सेंटर पर सॉलिड एंगल बनेगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक तरीका है जिसमें हम कहते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक रेक्टेंगुलर सरफेस है, और इस रेक्टेंगुलर सरफेस की लेंथ L है और हाइट h है, और मैं इसको इस तरीके से अगर रख देता हूँ, मीन्स लाइक दिस, अगर मैं इसे यहाँ रख देता हूँ तो इसकी हाइट मुझे दिखती है और लेंथ इसकी इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड है, और मैं क्या करता हूँ कि यहाँ सामने एक फ्लैट सरफेस लेता हूँ और इसका प्रोजेक्शन उस पर देखता हूँ, तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा वो एंटायर इसके एरिया के बराबर होगा, राइट। लेकिन अगर मैं इसको टिल्ट कर देता हूँ, अगर मैं इसे टिल्ट कर देता हूँ, तो इसका जो प्रोजेक्शन है वो केवल इस हिस्से में आएगा, यानी कि अब इसका जो प्रोजेक्टेड एरिया है उस सरफेस पर पहले की तुलना में कम हो गया। अब अगर मैं बात करूं तो इस केस में इसकी जो ब्रेथ है वो तो उतनी ही रहेगी, लेकिन हाइट चेंज हो जाएगी,
और इस हाइट के बारे में अगर मैं आपको बात बताऊं तो ये जो हाइट होगी इट विल बी h डैश एंड इट विल बी इक्वल टू h cos थीटा इफ द सरफेस इज गिवन अ टिल्ट ऑफ थीटा डिग्रीज। ठीक है, तो इस केस में जब हमने प्रोजेक्टेड एरिया कैलकुलेट किया इट कम्स आउट टू बी एज a dash is equal to L into h dash और this will be taken as a cos theta where a is L into h। तो यही बात मैं यहाँ कहने वाला हूँ कि अगर हम यहाँ इस सरफेस के ऊपर फ्लिप कर देते हैं तो जो प्रोजेक्टेड एरिया हो जाएगा, जो प्रोजेक्टेड एरिया हो जाएगा वो जो कि पहले कितना था, पहले हमने बताया सपोज कि ds के बराबर था, मैंने माना ओरिजिनली ये ds के बराबर था और अब जो ये प्रोजेक्टेड एरिया है ये ds डैश के बराबर हो गया। तो मैं कह सकता हूं कि जो ds डैश है इसकी वैल्यू ds cos थीटा के बराबर होगी। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं कि सॉलिड एंगल कैसे निकलेगा। तो हमने कहा जो सॉलिड एंगल होगा दैट विल बी गिवन एज नथिंग बट ds डैश अपॉन r स्क्वायर, जहां r हमने क्या मान रखा है, इसकी रेडियस मान रखी है। सो दिस विल बी इक्वल टू d ओमेगा इंटू ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब मैं इसको थोड़ा मैथमेटिक्स से रिलेट करता हूं और आगे मैं कहता हूं कि जब हमने यहां लिया था तो इसका एरिया वेक्टर ds इस डायरेक्शन में मौजूद था। अब क्योंकि ये सरफेस फ्लिप हो गई है, किससे, थीटा एंगल से फ्लिप हो गई है, तो ये एरिया इस तरीके से आ गया और लेट इट बी द एंगल थीटा। जितने एंगल से हमने किया है अगर मैं इतने एंगल से फ्लिप करूंगा तो मुझे मालूम है एरिया वेक्टर भी थीटा एंगल से टिल्ट हो जाएगा, तो ये भी क्या हो गया, थीटा एंगल से टिल्ट हो गया। नाउ आई नो दिस इज इक्वल टू दिस मच। अब अगर मैं इसको बात कहूं तो इन दैट केस आई कैन राइट इट एज d ओमेगा is equal to ds dot unit vector r upon r square. Mathematically this can also be given like this. एक important conclusion यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कि जब भी मेरे को निकालना पड़ेगा ये जो वैल्यू मेरी आ रही है ये इतनी आ रही है, और अगर मैं इसमें कंप्लीट स्फीयर के बारे में बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि इन दैट केस टोटल एंगल d ओमेगा will be equal to nothing but ds unit vector r upon r square. This will be equal to nothing but कितना हो गया ds cos theta upon r square। और मुझे मालूम है कि यहाँ इन पूरे केसेस में इसकी वैल्यू 4 पाई स्टे रेडियन के बराबर आएगी। क्यों? क्योंकि जो प्रोजेक्शन डिफरेंट प्लेसेस से इस पर गिरेंगे तो ये इस स्फीयर की सरफेस पर गिरेंगे और सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो 4 पाई स्टे रेडियन बनेगा। मींस मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मेरे पास ही कोई एक इस तरीके की सरफेस हो जाए, इर्रेगुलर सरफेस हो जाए और मुझसे कहा जाए कि इस पॉइंट पर इसकी वजह से टोटल सॉलिड एंगल निकालिए इस सरफेस का, तो मैं क्या कहूँगा कि मैं कोई एक स्फीयर ले लूंगा और उस पर इसके प्रोजेक्शंस ले लूंगा और उन प्रोजेक्शन से आने वाले एंगल्स को जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो उनकी वैल्यू 4 पाई स्टे रेडियन के बराबर आएगी और ये इंफॉर्मेशन मेरे लिए गॉस थ्योरम में यूजफुल हो जाएगी। ठीक है, तो ये सॉलिड एंगल के बारे में याद रखेंगे। गौर कीजिएगा, इस तरीके की बात को समझने के लिए हम एक आसान केस ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने कहा मेरे पास ये कोई एक ट्राइंगल है और मैं इसके किसी एक पॉइंट पर इसकी सरकमफ्रेंस की वजह से एंगल निकालना चाहता हूं, तो मुझे मालूम है कि ये अलग अलग आर्म अलग अलग एंगल्स बनाएंगी, लेकिन कुल मिलाकर के ये टोटल एंगल 2 पाई रेडियंस के बराबर बनेगा। क्यों? क्योंकि मैं कह सकता हूं कि मान लीजिए कि मैं यहाँ अंदर एक सर्कल ले लूँ जिसके सेंटर पर इस पॉइंट को रख दूँ, तो उसमें क्या होगा, इनकी प्रोजेक्शंस बनेंगे, उनकी एंगल्स बनेंगे और ये टोटल एंगल फिर से कितना हो जाएगा मेरे पास, ये टोटल एंगल 2 पाई हो जाएगा। बिल्कुल इसी सिमेट्री को लेते हुए मैं ये कहता हूं कि अगर कोई भी सरफेस क्यों ना हो, उसके अंदर कोई भी पॉइंट क्यों ना हो, ये जो टोटल सरफेस इसके ऊपर सॉलिड एंगल सबटेंड करेगी, ये सॉलिड एंगल की वैल्यू हमेशा 4 पाई स्टे रेडियन आएगी। सॉलिड एंगल के बारे में हमारा अपना मतलब का काम यहीं तक का है।
आगे हम लोग बात करेंगे गॉस थ्योरम की। थैंक यू।